नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश की समसामयिकी, जो 6 मंथ में कितनी घटनाएं यहाँ पर हुई है वो सारी कंप्लीट करेंगे। 6 मंथ में ही हमारा बजट भी आया था। इस बार उत्तर प्रदेश का जो बजट 2025-26 है वो भी पेश हो गया था, और जो भी डिस्ट्रिक्ट से जो भी इनोवेशन किए गए हैं वो सारे हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, जो कि आरओ में आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो बजट पेश हुआ, एक तो इसकी डेट याद रखिएगा, किसके द्वारा हुआ, वहां के जो वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके द्वारा हुआ है 20 फरवरी 2025 को। ठीक है, इसका आकार जरूर याद रखिएगा, किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा या आरओ में ही डायरेक्ट पूछ ले। आकार जरूर याद रखिएगा, 8,08,736.06 करोड़। ठीक है, इतना याद रखना है, 808,736.06 करोड़। ठीक है, कैसे भी इसको बार बार लिखिएगा, बार बार कुछ भी करिएगा, 8,08,736.06 करोड़, ये कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो इसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये हुई है 9.8% की वृद्धि हुई है इस बार। ठीक है, पिछली बार की तुलना में हम लोग देखें, पिछले बार से ही तुलना की जाती है। पिछली बार का कितना था, 6,75,587 करोड़ रुपए था, वो अब हो गया है 8,08,736.06 करोड़। तो ये उसकी तुलना में अभी देखा जाए तो 9.8% अधिक है, प्लस में है ये। ठीक है, तो इतना याद रखना है। आपसे ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कितना प्लस में है। फिर बजट जो है वो कहाँ कहाँ लगाया गया, किस किस चीज के लिए कितना कितना परसेंट आया है, एक ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा आया है 22%, ये सब बुनियादी ढांचे के लिए। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए आया है कितना, 22%। 13% आया है शिक्षा के लिए, तो ये ध्यान रखना है हमें, 13%। कहीं अभी जैसे मेंस के जो डेटा है उनमें भी हम लोग इस बजट को यूज कर सकते हैं, और आप लोगों को तो करना ही चाहिए, इससे हमारी क्वेश्चन की जो क्वालिटी होगी बेहतर होगी वो। ठीक, फिर एक 11% कृषि पर और उससे कृषि से संबंधित जो भी सेवाएं हैं उनके लिए, और 6% शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए, मतलब इसमें स्वास्थ्य याद रखिएगा, और 4% संसाधित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस चीज पर आया है, ये आया है बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 22%। फिर उसके बाद आया दूसरे नंबर पर शिक्षा के लिए। तो कम से कम नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए पूंजीगत परिव्यय जो हुआ है, कुल बजट का कितना हुआ है, 20.5%। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा 20.5%। राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये कितना हुआ है, अगर हम लोग इसको राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2.97%। ये भी एक राजकोषीय घाटा भी याद रख लीजिएगा। और पूंजीगत परिव्यय का जो कुल बजट का लगभग 20.5% है, एक ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा पॉइंट याद नहीं रखने हैं, नहीं तो फिर सब फैल जाएगा, है ना, मामला फैलने नहीं देना है यहाँ पर बिल्कुल। तो ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जो कुल व्यय है वो कितना रहेगा, 8,08,736.06 करोड़ प्रस्तावित है इस बार का। और कुल प्राप्तियां कितनी है, वो है 7,79,282.65 करोड़। ठीक, बाकी ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिएगा, है ना, ये मैं नहीं कहूंगा कि इनको पढ़िएगा, फालतू का डेटा हो जाएगा आपके दिमाग में। फिर यहाँ पर एक दिया हुआ है सकल घरेलू उत्पाद जो है, जो जीडीपी होती है, स्टेट जीडीपी कह सकते हैं इसको, ये कितनी है, तो ये 2.97%। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा, 2.97%। ठीक है, तो 3% हम लोगों ने याद रखे हैं, क्या, राजकोषीय घाटा, और ये 2.9% ये हो गया, और पूंजीगत परिव्यय कितना हो गया, 20.5%। चलिए एक डेटा इधर और याद रख लीजिएगा, जो 2025-26 में अंतिम शेष है वो कितना है, 247.40 करोड़ होना अनुमानित है। तो एक ये पॉइंट रख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं। फिर देखिए पूंजीगत व्यय जो है वो हम लोग याद कर चुके हैं यहाँ पर 20.4%। और इसमें कुछ भी याद नहीं रखिएगा, अगर करना ही है तो वेतन और सरकारी कर्मचारी जो है वो 12.4% होगा, पेंशन पर कितना होगा, 11.2%। ठीक है, यही 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, बाकी इसमें से और फिर कुछ नहीं। ब्याज भुगतान पर कितना होगा, 7.9%, और कर्ज अदायगी पर होगा 6.4%। लेकिन ये जो नंबर 1 पर है इसको भूलना नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है, फिर एक दृष्टि में यहाँ पर बजट दिया हुआ है वो देख लेते हैं। देखिए राजस्व लेखे की प्राप्तियां जो है वो कितनी है, 25-26 के लिए बजट अनुमान है वो 6,62,690.93। ठीक है, और ये सबका सब पूरा का पूरा डेटा करोड़ में रहता है, तो ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा, करोड़। ठीक है, 6,62,690.93 करोड़। ठीक है, और कुल व्यय हम लोग देख ही चुके हैं कितना है, 8,08,736.06
8,736.06 ठीक। कुल प्राप्तियां कितनी है? ये है 7,79,242.65 करोड़, ये भी देख चुके हैं। तो ये तीनों पॉइंट तो हो गए मेजर पॉइंट। इनके अंदर क्या याद रखना है? तो यहाँ पर देखिए कर राजस्व याद रख लीजिएगा, कितना है एक नजर देख लीजिएगा, 5,50,172.01। और पूंजी लेखे प्राप्तियां जो है वो कितनी है? 1,16,551.72 बाकी यहाँ पर ये देखिए राजस्व बचत कितनी है? 79,516.36। राजकोषीय घाटा कितना है? 91,399.80। और प्रारंभिक घाटा कितना है? 273.03.85 करोड़। तो अब इसमें क्या याद रखना है? देखो मैं बताऊं, जो आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है ये पॉइंट याद रखिएगा, बाकी इतनी चीजें आपसे नहीं पूछेगा। और जो पॉइंट हम लोगों ने देखे हैं वही आप लोग भी हाईलाइट करिए। चलिए अब जो देखते हैं बजट से संबंधित जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं इस बार, या फिर जो योजनाएं आई हैं, क्या क्या चलाई गई हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी योजनाएं और क्या क्या रहा है। बजट में उतना ही याद रखिएगा, ज्यादा नहीं फंसिएगा, अगर ज्यादा फंसोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इसका जो बजट है वो ठीक है, बाकी एक बजट की क्लास में लाऊंगा अभी, तो उसमें केंद्र का बजट और यूपी का बजट दोनों को रिलेट करके एक ही वीडियोस में कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बजट में क्या हुआ है? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक आई हुई है, ये पहले से ही चल रही थी। तो उसकी पहले जो राशि दी जाती थी वो थी 51,000 की राशि इसमें दी जाती थी, अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 लाख। तो ये कहाँ कहीं पर आपसे यदि पूछ ले, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जो धनराशि है वो अब कितनी हो गई है? वो हो गई है 1 लाख। ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद आई है एक रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना में क्या रहेगा? इसके तहत जो कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राएं हैं इनको निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए ये कितनी अच्छी योजना है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। लक्ष्मीबाई को तो हर कोई जानता ही है, झांसी सिटी से वो थी। ठीक है, तो जो मेधावी छात्राएं मतलब टॉपर्स छात्राएं हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। अब स्कूटी देख के अब ये नहीं हेलीकॉप्टर बना दें उसको, है ना। बहुत खतरनाक योजना ये लाई गई है देखा जाए तो, क्योंकि स्कूटी चलाने का तरीका तो आप लोगों ने देखा ही होगा, खतरनाक रहता है एकदम से, है ना। अब जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, जो भी यहाँ पर लड़कियां कर रही होंगी सब मेधावी ही है मेरी नजर में। तो बताइए आप लोग, अगर स्कूटी चला रहे हो, एक तरफ आपका भाई जा रहा है और दूसरी तरफ मान लीजिए पड़ोसी जा रहा है जो आपको देखता रहता है बार बार, तो वो पड़ोसी जा रहा है, तो आप किसको टक्कर मारेंगे पहले? है ना, सोचने वाला क्वेश्चन है ना। तो भैया आप किसी को टक्कर क्यों मारोगे? ब्रेक मार लो, यही तो मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे स्कूटी चलती है एकदम हेलीकॉप्टर की तरह। ब्रेक तो लगा ही नहीं जाते, पैरों से गाड़ी रोकी जाती है। तो चलिए अब ज्यादा हो जाएगा, वहां से कमेंट आने लगेंगे फिर मेरे लिए फालतू फालतू के। तो जो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है ये आपको बहुत अच्छे से अब याद हो गई होगी। ठीक है, आउटसोर्सिंग पर रखे जाने कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि हुई है अभी। जो आउटसोर्सिंग पर रखे जाते हैं ना, उनके वेतन में अभी वृद्धि हो गई है। पहले कितनी थी? न्यूनतम वेतन था 16,000, अब उनका बढ़ा के वेतन कितना कर दिया गया है? 20,000 हर माह दिया जाएगा इनको। ठीक है, और ये पहले सीधी भर्तियां एजेंसी कर लेती थी, जिस एजेंसी को जितने लोग चाहिए होते थे तो वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो भर्ती कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा, अब कौन उनको भर्ती करके देगा? कर निगम के माध्यम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मनमानी पर लगाम लगेगी, जो मनमानी होती थी आउटसोर्सिंग कंपनियां करती थी। ठीक है, फिर आउटसोर्सिंग कंपनी बनाई तो जा रही है, इसमें कौन कौन रहते हैं? संविदा पर रखे जाते हैं, जैसे होमगार्ड होते हैं, पीआरडी जवान होते हैं, ग्राम के चौकीदार भी होते हैं। यहाँ दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो हर गेट पर जो गार्ड चौकीदार बैठाए जाते हैं रात में दिन में भी। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी लोग हैं वो सारी आ जाएंगे इसमें, है ना। फिर हमारी एक योजना चलती है मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, चलता है ना ये अभियान, आप लोगों ने सुना होगा जन आरोग्य अभियान। क्या है इसमें? तो इसके अंतर्गत ही इन्हीं लोगों को जो आउटसोर्सिंग भर्ती निगम के तहत भर्ती की जाएगी, इनको 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सालय का लाभ उठाने का भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इससे लाभ उठा के अपना इलाज करा सकेंगे। फिर मुख्यमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान के भी कार्ड इनको बनाए जाएंगे, जो जन आयोग आयुष्मान होते हैं जिससे दवा वगैरह इनको मिल सके, वो सारी मौके इनको फायदे मिल जाएंगे, उनके कार्ड भी बनाए जाएंगे, क्योंकि कुछ तो फायदा होना चाहिए यार इस टाइप की जो नौकरी है। ठीक, फिर अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में अभी कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं? वो 80 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। उसमें से 44 राज्य सरकार चला रही है और 36 निजी चला रही है। ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि अभी अगर कहीं मेडिकल कॉलेज की आपसे बात हो जाए या कहीं डेटा लिखना पड़े या मेंस में लिखना पड़े,
तो 80 मेडिकल कॉलेज आप लिख सकते हो। ठीक, फिर यहाँ पर एक पॉइंट और मैंने हाईलाइट किया है, आप भी कर लीजिएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर लखनऊ में एक स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आपसे अभी पूछ लिया जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना लखनऊ में। ठीक है, फिर हर जिले में 100 एकड़ में पीपीपी मॉडल सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव हुआ है इस बार के बजट में 2025 और 26 में। ठीक है, फिर बजट में ही कहा गया है कि संत कबीर नगर में 10 वस्त्रोद्योग पार्क, क्योंकि संत कबीर वस्त्र उद्योग से संबंधित थे, और संत रविदास से 2 चर्म उद्योग पार्क भी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो अभी ये प्रस्ताव है, अब ये कहाँ पर खोले जाएंगे वो बाद में पता लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है, लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में क्या हुआ है अभी हाल ही में, यहाँ पर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर एक सीड पार्क की स्थापना भी की जाएगी, उसका प्रस्ताव भी रखा गया है। फिर उस मंडी में जो प्रत्येक मंडी रहेगी कृषि मंडी, वहां पर माता शबरी के नाम पर कैंटीन और विश्रामालय स्थापित करने की भी घोषणा की जाएगी। तो देखिए, जो भी हमारी गवर्नमेंट मंडी होती है, वहां पर माता शबरी के नाम से कैंटीन भी खुला जाएगा और वहीं पर विश्राम करने की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, और जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बजट 2025 सॉरी 25-26 में प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, एग्रीकल्चर से संबंधित भी थे, वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर कहाँ पर सीड पार्क खोला जाएगा, तो वो आपको बता देना है, लखनऊ में। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ की रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। देखिए, 400 करोड़ की आप लोगों को स्कूटी दी जाएंगी, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि स्कूटी अब हवा में उड़ने वाली है ना। माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर यहीं पर एक श्रमजीवी महिलाओं के लिए एक छात्रावास भी खोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात हो गई माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। फिर लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी एआई सिटी के नाम से ये जानी जाएगी। तो ये कहाँ पर बनेगी, हमारी जो राजधानी है लखनऊ, जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर एआई सिटी इनको इसके नाम से जाना जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी, ये बनाई जाएगी। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की भी स्थापना की जाएगी वहीं पर, है ना। तो ये 2 चीजें याद रख लीजिएगा लखनऊ से संबंधित। फिर यहाँ पर एक बात हुई थी, ये कुछ नहीं पड़िएगा, यहाँ से 4 नए एक्सप्रेस की बात हुई थी। तो देखिए, नए एक्सप्रेस जो दिए हुए हैं, विंध्य एक्सप्रेस वे मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे, और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, कहाँ पर, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर, इन सभी को जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले की बात हुई है, देखिए यहाँ पर मैप मैंने बना रखा है पहले से ही, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन से डिफेंस कॉरिडोर की सॉरी डिफेंस नहीं, जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं उनको और डिफेंस कॉरिडोर की जोड़ने की बात हो रही है। तो एक तो आपको यहाँ मेरठ मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर, ये है मेरठ, और मेरठ से ये हरिद्वार के लिए जा रहा है, ये इंटरलिंक हो जाएगा। ये है गंगा एक्सप्रेस वे, और गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ तक गया हुआ है, तो गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ जो है उसको हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा। ठीक, फिर आगरा से एक लखनऊ तक एक्सप्रेस वे गया है, उसको जोड़ा जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे से होते हुए, और गंगा एक्सप्रेस वे को यहाँ से बढ़ाकर कहाँ तक, मिर्जापुर तक ले जाया जाएगा। विंध्य विंध्य एक्सप्रेस वे इसको बोला गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को एमपी के रीवा से जोड़ दिया जाएगा, तो ये बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। और एक हम लोगों ने बुंदेलखंड में की है डिफेंस डिफेंस कॉरिडोर की बात की है, तो वो भी बनाया जाएगा झांसी के आसपास। ठीक है, तो इतनी सी बातें हुई हैं, तो हम लोगों ने 1 बाय 1 सारी की सारी देख ली हैं, यही सब दिया हुआ है। देखिए, विंध्य एक्सप्रेस वे मेरठ और हरिद्वार को जोड़ने की बात कही है, और बुंदेलखंड रीटा एक्सप्रेस वे, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना को भी जोड़ा जाएगा। ठीक, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान किस किस चीज में है। तो ये हमारे बजट में दिया हुआ है, और बजट में शीर्ष स्थान अगर दिया हुआ है किसी चीज का, तो पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा यहीं से होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं जिनमें हमारा यूपी शीर्ष पर है। तो देखिए, दुग्ध पर पता है, अब इनका प्रतिशत याद नहीं रखिएगा, प्रतिशत 1-2 का याद रख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं बता दूंगा किसका प्रतिशत याद रखना है। तो एक तो दूध का ही रख लीजिए, दूध पे टॉप पर है, और दूध का प्रतिशत कितना है, 16.21%। ठीक, फिर इसके बाद बात हो रही है निःशुल्क राशन वितरण में भी टॉप पर रहे हैं हम लोग, जनधन योजना में बैंक खाता खुलवाने में भी टॉप पर रहे हैं यूपी के लोग। वो क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी है, तो पॉपुलेशन को भी समझ कर ये चीजें लगाई जा सकती हैं, एक गैस करके, बड़ा भी नहीं होगा तब भी गैस किया जा सकता है। निःशुल्क बिजली कनेक्शन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबसे ज्यादा लोगों को दी गई है, कितने लोगों को, 2.86 करोड़ किसानों को दी गई है।
ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस कनेक्शन से संबंधित थी, 1.86 करोड़ लोग परिवारों को ये दिया गया है। तो उज्ज्वलता योजना को याद रखिएगा, 1.86 करोड़। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है 2.86 करोड़ किसानों को दी गई है। ये दो डेटा हो गए। और दुग्ध उत्पादन में कितना परसेंट था, ये 16.21% था। ठीक है। फिर आयुष्मान भारत योजना टॉप पर रही है। इससे जो आयुष्मान कार्ड का वितरण होता है वो 9 करोड़ लोगों को दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना भी में भी हम लोग टॉप पर रहे हैं, और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी टॉप पर रहे हैं। ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर फिर क्या हुआ है, शौचालयों का निर्माण हुआ है सबसे ज्यादा। ठीक, तो इतना ही याद रख लीजिएगा। मोबाइल फोन उत्पादन में भी हम लोग टॉप पर रहे हैं। एमएसएमई इकाइयां बनाने में भी सबसे ज्यादा टॉप पर रहे हैं। अटल पेंशन योजना की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें पंजीकरण किया गया है। और देश में सर्वाधिक 6 शहरों में मेट्रो ट्रेन का संचालन होगा, इसमें भी हम लोग टॉप पर रहे हैं। और देखिए ये कुछ चीजें यहाँ पर मैंने स्टार लगा रखा है, तो आप लोग भी लगा के रखिएगा। जैसे कौशल विकास नीति की बात हो रही है, ये लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। तो इस पर स्टार लगा लीजिएगा। कौशल विकास नीति की यदि आपसे बात की जाए तो कौशल विकास नीति में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहेगा। फिर यहाँ पर सब्जियों का उत्पादन करने में भी प्रथम स्थान पर हम लोग रहे हैं। तो सब्जियों के उत्पादन में अगर बात की जाए तो अब उत्तर प्रदेश ही टॉप पर रहेगा। फिर कौन कौन सी फसलों में शीर्ष पर रहा है ये देख लीजिए। सबसे पहले खाद्यान्न, फिर गेहूं, आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में। लेकिन अब याद क्या रखना है, ये सारे याद है हम लोगों को, मोस्टली याद होंगे। खाद्यान्न गेहूं में हम लोग टॉप पर है, आलू आंवला में हम लोग टॉप पर है ना, आम गन्ने में हम लोग टॉप पर है, और चीनी और एथेनॉल उत्पादन में भी शीर्ष पर है। तो इतने याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर सिक्वेंस लगाने वगैरह आ जाता है तो हम लोगों को रखना है सबसे टॉप पर खाद्यान्न, फिर गेहूं, फिर आलू, है ना। ये चीजें आप लोगों को याद हो गई होगी। इतनी ही चीजें हमें इसमें देखनी थी जो कि टॉप पर दी हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, दुग्ध देखा है, निःशुल्क राशन वितरण देख लिया, जनधन योजना देख लिया, फिर निःशुल्क बिजली कनेक्शन देख लिया, है ना। फिर इसके बाद देखा है प्रधानमंत्री मंत्री किसान सम्मान निधि, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना दोनों में टॉप पर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन में भी टॉप पर रहे हैं, क्योंकि इसमें सर्वाधिक शौचालयों का निर्माण हम लोगों ने किया है, 2.75 करोड़ का। मोबाइल उत्पादन में टॉप पर रहे हैं, एमएसएमई इकाइयां बनाने में भी टॉप पर रहे हैं। अटल पेंशन योजना में 1 करोड़ लोगों का से अधिक का पंजीकरण हुआ है, इसमें भी टॉप पर। 6 शहरों में हम लोगों ने मेट्रो का संचालन किया है। कौशल विकास नीति में पहला बनने वाला राज्य हो गया है, तो इसको तो स्टार लगा के रखिएगा, है ना। और सब्जियों में भी टॉप पर आ गए हैं, और खाद्यान्न गेहूं, आलू, आंवला, आम, गन्ना, चीनी, एथेनॉल उत्पादन, इनमें हम लोग शीर्ष पर है। ठीक है। तो इतनी चीजें थी नई। और एक्सप्रेस भी हम लोगों ने देख लिए थे, 4 नए एक्सप्रेस वे, मैप में भी समझ लिया था ठीक ठाक, है ना। अब देख लेते हैं आर्थिक स्थिति, प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो हमसे क्या कह रही है, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए नीति आयोग द्वारा अभी जो अभी हाल ही में अग्रणी राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश आया है। तो अभी ये पूछ लिया जाता है कि अग्रणी राज्य में आते हैं हम लोग कि कौन से मध्यम श्रेणी के राज्यों में आते हैं, कौन से में आते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अभी हम लोग आ गए हैं अग्रणी राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में आ गए हैं यूपी। और ये पहले भी ये इसी में थे, तो ये डेटा याद रखना है। समेकित फिक्सल हेल्थ इंडेक्स पूर्व वर्ष की तुलना में 2022-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, इतना ही याद था। फिर देखा जाए तो स्वयं के कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा 2022-23 में, और 23-24 और 24-25 का याद रख लीजिएगा। 24-25 में कितना हो गया है, प्राप्तियां जो प्राप्त होती है ना, उसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो गया है 11.6%। एक ही पॉइंट याद रखिएगा, बाकी पिछले वाले पॉइंट याद मत रखिए, जो कि 2022-23 और 23-24 के दिए हुए है ना। तो 2024-25 का कितना रहा है, प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है 11.6%। फिर बाकी ये सब कुछ नहीं, सब छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश देश में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अब अग्रणी स्थान पर है। तो विकास दर में जो वृद्धि हो रही है ना, उसमें भी हम लोग अग्रणी स्थान पर आ गए हैं। ठीक। और जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, कब, 2023-24 में। लेकिन अभी वृद्धि दर कितनी हो गई है, 11.6%। तो ये भी याद रख लेना है, 11.6%। इसी की बात हो रही है वो, एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। फिर
प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2016-17 में, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब 2016-17 में आई थी, तब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 52,671। और अभी कितनी हो गई है? 2023-24 की देखा जाए तो 23-24 की हो गई है 93,514। ये याद रखनी है आपको, ये स्टार भी लगाइए इस पर, है ना। 23-24 की याद रखिएगा, कितनी है? 93,514 हो गई है। और वहीं पर अगर 24-25 की होगी तो 1 लाख से अधिक हो गई है वो, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। आय वृद्धि अगर देखा जाए तो 2016-17 में कितनी थी? 12.2%, जो कि अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 12.5% हो गई है। ठीक है। सॉरी, 23-24 की थी, 24-25 की, अभी 23-24 की थी 12.2%, और 24 और 25 की हो गई है 12.5%। देखिए यहाँ पर दी हुई है, वो हम लोग देख लेते हैं। 2017 और 18 में आय कितनी थी? 57,944। ठीक है, रुपए में बात हो रही है ये, ना कि लाख में। और याद कौन सी रखनी है सबसे ज्यादा? वो रखनी है 23 और 24 की। प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 93,514। ठीक, ये याद हो जाएगी आराम से, रुपए में है। ठीक है, ये भी रुपए में, ये भी रुपए में, सारी रुपए में होगी आय। और 2025, 24 और 25 की बता रहा है 1,24,000, तो ये कुछ ज्यादा ही हो रही है ना। एक परिवार में मुझे लगता है एक इंसान कमाता है, सबका एवरेज निकाला जाए तो इतना तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, हमें तो याद करना है, हमें क्या करना है, 2023 और 24 का डेटा याद रखना है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, कितनी रहेगी 2023-24 की जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो है 93,514। बहुत नजदीकी पॉइंट देगा, अगर इसमें देगा 2023-24 में 5,513 दे देगा, या 614, ऐसा तो लास्ट याद रखना है। 93,000 तो याद हो जाएगा, लास्ट में है 514। ठीक, फिर बात कर लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की जो बात होती है, कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की। तो इसमें कितना प्रतिशत है राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान है? 24% हो गया कृषि में, एग्रीकल्चर की बात करें तो। 30% हो गया है विनिर्माण में, सेकेंडरी जो क्षेत्र है उसमें बात हो रही है। और टर्सरी की बात करें तो उसमें हो गया 46% जो सर्विस सेक्टर है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 24, 30, 46। अब देखते हैं यहाँ पर कि भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के स्तर पर पहुंचाने में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो अभी भारत हाल ही में किसको पछाड़ा है? और किसको पछाड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बना है? जापान को। याद रखना ये भी पॉइंट। यूपी को भविष्य में लैंड ऑफ मिडनाइट सन बताया गया है, जो कि दर्शाता क्या है? ये दर्शाता है प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। तो लैंड ऑफ मिड नाइट सन कहीं पर अगर आपको लिखा मिले तो इसका मतलब समझ लेना कि जो प्रदेश है वो विकास के पथ पर अग्रसर है। ठीक, प्रति वर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात उत्तर प्रदेश, कुल निर्यात का 11% हिस्सेदारी रखता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कुल निर्यात हमारे देश का होता है उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 11%। ये याद रख लेना पॉइंट आराम से। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में 8 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 8 वर्ष कौन से? वहीं सर तुलना की जाएगी जहां से ये जो भाजपा की गवर्नमेंट है वो बनी हुई थी, तो वहीं से ये लोग बता रहे हैं कि 8 वर्षों में 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 25 मार्च 2025 को 2017 में सौर की कुल स्थापित क्षमता कितनी थी? 288 मेगावाट थी। ठीक है, अगर 2017 की बात करें तो 288 मेगावाट थी, और अभी 2024 की बात करें तो ये हो गई है 2653 मेगावाट। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना है, 2653 मेगावाट अगर सौर ऊर्जा उत्पादन की बात हो वॉट में। ठीक, मेगावाट में। फिर अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय बनारस में बनाया जा रहा है, वाराणसी में। अंतर्देशीय जल परिवहन बना कहाँ पर होगा ये आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। ये जो हमारा जल मार्ग है जो पहला, उस पर बनाया गया होगा। तो ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। ठीक है, इसमें और क्या याद रखने है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्गों, सॉरी जलमार्गों, जल की बात हो रही है ना, अंतर्देशीय जलमार्ग की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? राष्ट्रीय जलमार्गों में विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे के विकास और प्रबंधन को ये तेज करेगा। कौन? अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस पर कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये कहाँ पर खोला गया है? इसका नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में। ठीक, देखिए मैंने पहली बात कर चुका हूँ कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर ये बात हो रही है।
तो इसको विकसित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन को बुनियादी ढांचे में सुधार करना इसका टारगेट है। फिर धनौरी वेटलैंड की बात कर लेते हैं। धनौरी वेटलैंड कहाँ पर मिलेगा आपको, सबसे पहले तो यही बात होनी चाहिए। तो ये मिल रहा है जेवर के पास, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। धनौरी जलाशय जो है ना, ये जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में मिला हुआ है, ठीक है। तो राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण जो एनजीटी है, इसने उत्तर प्रदेश सरकार को धनौरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रदान की है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसने की है ये रिपोर्ट जारी, तो ये की है एनजीटी ने। धनौरी वेटलैंड कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर के जिले में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थित है। तो ये हम लोगों ने देख ही लिया है। अब कर लेते हैं बात कि ये प्रस्तावित है धनौरी आर्द्रभूमि 112.89 हेक्टेयर में विस्तृत होना है इसको, ठीक है। तो ये ध्यान कर लीजिएगा, 2 पॉइंट होगा इससे संबंधित। अब देख लेते हैं, एक न्यूज दी है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बना सबसे बड़ा पर्यटक स्थल। सबसे बड़ा पर्यटक स्थल आपसे पूछा जाए तो राम मंदिर कहाँ पर, अयोध्या में। और जो सेकंड नंबर का पर्यटक स्थल बना वो बनारस, तीसरे नंबर का मथुरा। तो अगर आपसे सीक्वेंस पूछ ले तो सीक्वेंस याद रखिएगा, नंबर 1 पर अयोध्या, दूसरे पर वाराणसी और तीसरे पर मथुरा, ठीक है। तीनों की याद रखिए, बाकी यहाँ पर कुछ याद करने लायक नहीं है। एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच कुल कितने मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ है, 476.1 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ है टोटल में उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसमें भी टॉप पर कौन सा है, अयोध्या, दूसरे नंबर पर कौन सा है, वाराणसी, और तीसरे नंबर पर मथुरा, ठीक है। तीनों पर्यटक स्थल है, क्यों है ये आप लोग बेहतर तरीके से जानते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट खोला गया। पहला है इसलिए स्टार लगा लीजिएगा, पहले से ही स्टार लग रखा है इसमें। तो आपसे पूछेगा क्या कि ये कहां पर खोला गया है, तो लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी में खोला गया है। इतना ही याद रख लीजिएगा। उद्देश्य इसका क्या है, उद्देश्य अगर पूछ ले एक लाइन में, तो पारंपरिक प्लास्टिक को वायु पॉलीमर में परिवर्तित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, ठीक है। ये उद्देश्य भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं, लखनऊ की बात हो रही है कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का आरंभ होगा। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस की है, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है। लेकिन अब इसका निर्माण कहां पर भी आरंभ हो चुका है, तो लखनऊ में, हमारी राजधानी लखनऊ में, ठीक है। किसने किया है, 20 फरवरी 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह वहीं सर चुनाव भी लड़ते हैं लखनऊ से ही, तो वो उन्हीं का क्षेत्र है देखा जाए। तो उन्होंने लखनऊ में अभी ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण शुरू कर दिया है, और इस परियोजना में रूसी वैज्ञानिक भारतीय समकक्ष के साथ सहयोग करेंगे। तो रूसी वैज्ञानिक भी साथ करेंगे, लेकिन निर्माण कहां पर होगा, लखनऊ में। आपसे पूछा जाएगा और बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर होता क्या है ना, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जो 5 स्टार रेटिंग प्राप्त होती है ना, वो इसी रेटिंग के अकॉर्डिंग प्राप्त होती है। तो इसको देता कौन है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा ये दिया गया है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। इतनी ही चीज याद रखनी है। बाकी उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र खोला गया है, ये देश का है, देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण है। तो इस पर डबल स्टार क्या, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। अगर ये उत्तर प्रदेश का होता तो 2 स्टार में भी काम चला लेते, लेकिन ये देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र है, तो इस पर हम लोगों ने 3 स्टार लगाया, और ये आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब टेक्सटाइल के लिए हमारा कौन सा जिला जाना जाता है, तो हमें सबको पता होगा, कानपुर, ठीक है। तो कानपुर में इसको खोला गया है, इतना याद रखना है, वो भी कानपुर देहात में। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कपड़ा नहीं बल्कि कपड़ा बनाने वाली मशीनों का निर्माण होगा, ठीक है। सीधा कपड़ा नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि हम लोग सोच लेंगे कि कपड़ा तो नहीं बन रहा है, तो कपड़ा नहीं बनेगा, कपड़ा बनाने वाली मशीनें बनेगी, जो कि अभी हम लोग कई देशों से मंगाते हैं, जैसे दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप से भी आयात करते हैं। तो आयात में हमें कितना पैसा जाता है वो बचेगा हमारा, है ना। तो बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ये। फिर लखनऊ में बन रहे मेगा मित्र टेक्सटाइल पार्क को 10 अन्य टेक्सटाइल पार्कों में अपनी परियोजना लगाने के लिए निवेशकों की मांग में इसे पूरी करनी होगी। अब देखिए, एक एक यहाँ पर न्यूज दी हुई है 10 टेक्सटाइल पार्क की, ठीक है। 10 टेक्सटाइल पार्क निर्माण की घोषणा की थी अभी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये टेक्सटाइल पार्क कहाँ कहाँ है, ये आपको याद होने चाहिए। अगर कहीं पूछेगा क्वेश्चन, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा कि टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर है, वो पूछेगा कि 3 दे देगा ऐसे ऑप्शन जिसमें टेक्सटाइल पार्क है, और एक ऑप्शन ऐसा देगा जिसमें टेक्सटाइल पार्क नहीं है। तो उसके लिए हमें 10 के 10 टेक्सटाइल पार्क की कम से कम लोकेशन तो पता होनी चाहिए।
तो कोई नहीं, हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन है, कौन कौन से हैं? एक तो है हापुड़, और एक कौन सा है यहाँ पर? मेरठ, और एक हो गया है गाजियाबाद। ठीक है, तीन है। तो ये हो गया हमारा मेरठ, ये गाजियाबाद, और ये हो गया हापुड़। ठीक है, ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक, दिख रहा होगा आप लोगों को मेरे ख्याल से। तो हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, और तीनों एनसीआर में भी आते हैं, तो तीन एनसीआर के जिले हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गई। फिर देख लेते हैं तीन हमारे मिडिल जो हमारा यूपी है उसके कौन कौन से। एक तो यहाँ पर हो गया सबसे पहले कानपुर। ठीक है, कानपुर के पास में आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा, कौन सा मिल जाएगा यहाँ पर? हरदोई, है ना? तो कानपुर हो गया और हरदोई हो गया, और फिर कौन सा बच गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर बचा हुआ है फिर बाराबंकी, तो ये भी हो गया, एक त्रिभुज ये भी बन गया देखा जाए तो। ठीक, तो ये हो गया हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये हो गया मिडिल उत्तर प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भाई अभी योगी जी वहीं से संबंधित है, तो वहां ज्यादा होगी। तो वहां पर है चार टेक्सटाइल पार्क। कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? सबसे पहले आपको संत कबीर नगर में मिलेगा एक, फिर उसके बाद कहाँ पर मिलेगा? एक मिलेगा आपको गोरखपुर में, ठीक है, और एक मिलेगा भदोई में, और एक मिलेगा मऊ में। ठीक, चार टेक्सटाइल पार्क मिल जाएंगे आपको पूरब में। तो अब आपको थोड़ी थोड़ी लोकेशन तो दिखी गई होगी, मैंने लोकेशन यहाँ पर आपको दिखा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर का जो टेक्सटाइल पार्क बन रहा है वो कहाँ पर? टेक्सटाइल पार्क नहीं, प्लांट बन रहा है, ये तो मशीन निर्माण प्लांट। तो ये कहाँ पर बन रहा है? कानपुर में जगह है एक भोगनीपुर, भोगनीपुर के पास चपरघट्टा में बन रहा है। ये करीब 875 एकड़ में बन रहा है। तो अगर कहीं आपसे लोकल नेम पूछ ले कि कानपुर में तो बन रहा है, लेकिन कानपुर में भी कहाँ? तो भोगनीपुर में। भोगनीपुर के पास एक क्षेत्र है चपरघट्टा, वहां पर बन रहा है ये 875 एकड़ में। तो ये कह सकते हैं एक बड़ी योजना है ना? चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री की बात हो रही है। तो रडार फैक्ट्री कहाँ पर है? ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक गांव मिलेगा आपको, मिझामई गांव। ठीक है, आगरा से जब लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आप जा रहे होंगे 120 की स्पीड में, तो वहीं पर मिलेगा मिझामई गांव, इसलिए उसको भूल मत जाना, देखते हुए जाना। तो वहां पर बनाया जा रहा है आपका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक, यहाँ पर 400 करोड़ रुपए की लागत से ये रडार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो बस इतना ही याद रखिएगा इसके बारे में कि ये कहाँ पर है। गांव का नाम क्या है? मिझामई गांव। रडार फैक्ट्री मिझामई गांव, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। फिर देख लेते हैं इसको डेवलप कौन कर रहा है। तो इसको हमारा BHEL जो होता है वो डेवलप कर रहा है। तो इतना ही याद रखिएगा। फिर एक न्यूज है, महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। अच्छी न्यूज है, स्टार लगाइए इस पर। 10 मार्च 2025 को महर्षि दधीचि कुंड को राजकीय पर्यटन का दर्जा देने की घोषणा की गई है, नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर मिश्रिक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है? कम से कम हमें डिस्ट्रिक्ट तो पता होना चाहिए। तो ये सीतापुर की बात हो रही है। नैमिषारण्य आपको कहाँ पर मिलेगा? सीतापुर में। सर्च कर लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगी स्थिति। बस इतना ही याद रखिएगा, महर्षि दधीचि कुंड राजकीय पर्यटन केंद्र का जो घोषणा की गई है वो कहाँ पर है? नैमिषारण्य के पास में, और सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। वाराणसी में बनेगा डॉल्फिन सफारी पार्क। तो देखिए वहां पर डॉल्फिन सबसे ज्यादा पाई जाती हैं हमारे कहाँ पर? गंगा नदी में। और गंगा नदी कहाँ से निकली हुई है? वाराणसी से। ठीक है, तो 22 मार्च 2025 को वाराणसी में डॉल्फिन सफारी के निर्माण की घोषणा की गई है। और ये कहाँ पर की गई है? ये कैथी से ढकवा गांव के बीच। ठीक है, ये कैथी से ढकवा गांव के बीच ये इस लोकेशन को क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर डॉल्फिनों की जो संख्या है ना वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो यहीं पर इस क्षेत्र को डेवलप किया गया है, डॉल्फिन सफारी पार्क। ठीक है, प्रदेश में अभी डॉल्फिन मित्र की भी नियुक्ति कर रखी है इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए। ठीक है, इतनी चीज याद रहेगी आपको बेस्ट तरीके से। उत्तर प्रदेश में 3 हेरिटेज इमारतें होटलों के रूप में विकसित की जाएगी। अब जो हेरिटेज इमारत है, पुरानी इमारतें हैं, हिस्टोरिकल कह सकते हैं उनको, उनको अब होटल्स के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन कौन सी इमारतें हैं? आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो दो तो लखनऊ में ही है, कौन कौन सी? रोशन उद्दौला और छतर मंजिल, और एक मिर्जापुर में है जो आप लोगों ने बेहतर तरीके से सुना होगा, चुनार का किला। ठीक है ना? चुनार का किला शेरशाह सूरी ने हथिया लिया था, है ना? वहां पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ाई भी हुई थी। फिर एक योजना आई थी माँ की रसोई पहल, ये पहल थी माँ की रसोई पहल।
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जो भूखे लोग हैं और कमजोर वर्ग के, आर्थिक रूप से कह सकते हैं कमजोर लोग हैं, उनको 9 रुपए में पौष्टिक और भरपूर भोजन देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भरपेट भोजन। ये कब आई है ये पहल? 10 जनवरी 2025 को आई है। माँ की रसोई नाम से इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्यमंत्री जी ने किया है। ठीक है, और ये महाकुंभ के मौके पर आई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माँ की रसोई पहल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो वो प्रयागराज में हुआ, क्योंकि महाकुंभ वहीं पर होता है। तो प्रयागराज के टाइम पर इसको लाया गया था और प्रयागराज में ही लाई गई है। तो माँ की रसोई पहल जहां भी आपको दिखे, सबसे पहले आपको लगा देना है प्रयागराज, और फिर सोचना है कि 9 रुपए में खाना। ठीक है, तो आप चले मत जाना, भंडारा खत्म हो गया है 9 रुपए में। उत्तर प्रदेश की तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में अभी सिलेक्ट हुई है। लखनऊ की तनुष्का है, ये लखनऊ की है ये। और भारतीय वायुसेना में जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नामित होने वाली ये पहली महिला पायलट बन गई है, इसलिए स्टार लगाइए इन पर, क्योंकि ये स्थायी रूप से नामित होने वाली ऐसी पहली महिला पायलट बनी है जो स्क्वाड्रन जगुआर चलाएगी, है ना। इस न्यूज को याद रखिएगा, नाम पूछा जाएगा आपसे। क्या नाम रहेगा इनका? तनुष्का। अब वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन की योजना बनाई जा रही है अभी हाल ही में। तो ये बनाई क्यों जा रही है? धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए ये बनाया जा रहा है। क्षेत्रीय प्राधिकरण का गठन होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ जो 2 जिले तो हैं ही, वाराणसी और प्रयागराज, इसके साथ साथ 5 जिले और इसमें शामिल रहेंगे। कौन कौन से? जो इसके बीच में ही आते हैं, देखिए, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही, सबके सब दिख रहे होंगे आपको। जैसे हम लोग अगर बात करें, यूपी का मैप बनाने की कोशिश करें, गंदा सा बनेगा, ज्यादा हंसना नहीं, ठीक है। ये हो गया मैप, ठीक। तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्रयागराज, फिर यहीं पर मिलेगा आपको वाराणसी, तो यहीं मिल जाएंगे लगे हुए सारे के सारे। फिर कौन सा बचा हुआ है? गाजीपुर, तो बलिया के नीचे मिल जाता है आपको गाजीपुर। फिर गाजीपुर के नीचे मिल जाएगा आपको चंदौली, और चंदौली के बगल में सोनभद्र को छोड़ दो तो यहाँ पर मिर्जापुर मिल जाएगा, और यहीं पर मिल जाएगा बीच में भदोही। तो कह सकते हैं ना, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को डेवलप करने की बात हो रही है। शायद आप लोगों को ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश का मैप कितना शानदार बना है। यही तो तारीफ करने की वाली बात है ना। चलिए देख लेते हैं, ज्यादा तारीफ नहीं करिएगा। आईआईटी कानपुर ने विकसित की सोलर निजीकरण तकनीक। आईआईटी कानपुर की बात हो रही है, इसने विकसित की है जो सोलर निजीकरण तकनीक। तो आपसे पूछा जाएगा सोलर निजीकरण की तकनीकी कौन से आईआईटी ने लाई है, आपको दे दिया जाएगा आईआईटी चेन्नई, आईआईटी मद्रास और खड़गपुर, ऐसे ऐसे 2 3 4 ऑप्शन दे देगा। आपको याद रखना है आईआईटी कानपुर ने कौन सी सोलर निर्जलीकरण तकनीक, क्या है? सोलर निर्जलीकरण तकनीक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में और क्या याद रखना है? जो हाईलाइट है वही याद रखिएगा। उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना और फसल की बर्बादी को कम करना। मतलब किसानों की आय को दुगना तो वैसे ही सरकार पहल चला रही है कई, तो उसी के लिए है। और ये एक पर्यावरण अनुकूल तरीका है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन तो होगा नहीं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को कम करेगा और प्राकृतिक समाधानों को संरक्षण करता है और पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। तो ये भी एक हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर है टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया। जो टीकाकरण की प्रक्रिया चलती है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है अभी एक राइज ऐप लॉन्च किया है। इस राइज ऐप का पूरा नाम क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, ठीक है। ये फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ है और उद्देश्य इसका क्या है? टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, टीकाकरण से बचने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना। तो इतनी चीजें राइस के बारे में हमें याद रख लेनी है। ये एक टीकाकरण कार्यक्रम है। फिर यूपी विधानसभा है जो, वो अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। लगाइए 3 स्टार। जहां पर देश की पहला कुछ होना यूपी में, तो 3 स्टार तो लगाइएगा, क्योंकि न्यूज सबसे ज्यादा बनने के चांसेस यहीं से रहते हैं, क्वेश्चन बनने के चांसेस। और आरओ आरओ का तो ये फेवरेट एरिया रहेगा। यूपी विधानसभा की बात हो रही है, बताइए आपको तो जाना भी सचिवालय में ही है, तो वहीं की बात हो रही है कि जो अनुवादक हैं, वो अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। कैसे, देखते हैं। देश की पहली विधानसभा बनी है जो कि अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। मतलब देखिए, उत्तर प्रदेश में मोस्टली जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका बोला जाता है नीचे की साइड बुंदेलखंड वाले एरिया में बुंदेली, बीच में लखनऊ वाले एरिया के आसपास बोला जाता है अवधी, पूर्वी क्षेत्र में बोला जाता है आपका
भोजपुरी, और पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए मथुरा आगरा साइड, तो वहां पर ब्रज बोला जाता है। और जो पढ़े लिखे ज्यादा डेवलप्ड लोग हो गए हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबके लिए अब एक अनुवादक की स्थिति वहां पर रखी जाएगी। कोई भी भाषा में आप बात कर सकते हैं, वहां पर अनुवाद करके लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा करने वाला देश का हमारी पहली विधानसभा बन गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये ब्रज का क्षेत्र रहेगा तो यहाँ पर ब्रजी बोली जाएगी। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र रहेगा तो यहाँ पर बुंदेलखंडी बोली जाएगी। और यहाँ बीच में लखनऊ वाले क्षेत्र में अवधी बोली जाएगी। और यहाँ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में बोली जाएगी कौन सी, भोजपुरी, ठीक है ना। तो याद रहेगा, ये बहुत अच्छे से देख लिया हम लोगों ने। फिर गोरखपुर में पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर, तो गोरखपुर जो है वो पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन गया है। आपसे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर किसको बनाया गया है, पहला है ये गोरखपुर है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बना है गोरखपुर, डबल स्टार लगाइएगा, भारत का पहला बना है ना। ये अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है, अपशिष्ट को कम से कम करके और संसाधन रिकवरी को अधिकतम करके एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना है, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पहले तो देखा यूपी का बजट, और यूपी के बजट के अलावा फिर हमने यूपी से संबंधित जो मुख्य न्यूज़ें थी वो हम लोगों ने देखी थी प्रदेश की आर्थिक स्थिति में। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देख लिया था, यहाँ पर आर्थिक स्थिति देखी। फिर उसके बाद देखा कि उत्तर प्रदेश जो है ना, उत्तर प्रदेश में 8 सौर ऊर्जा उत्पादन को 10 गुना की बढ़ोतरी हुई है। फिर अंतरदेशीय जल परिवहन का देखा गया है कार्यालय कहाँ पर, बनारस में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में पहला वायु पॉलीमर प्लांट खोला गया है, कहाँ पर, लखीमपुर खीरी में। धनोरी वेटलैंड कहाँ पर मिला है आपको, ये गौतम बुद्ध नगर में, जो जेवर एयरपोर्ट है उसके जस्ट निकट में धनोरी, वहां पर मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया है पहला पर्यटन स्थल। आप डिस्ट्रिक्ट ही याद कर लीजिए, सबसे पहले पर अयोध्या, दूसरे पे वाराणसी और तीसरे पर मथुरा, तीनों के तीनों हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं, है ना। फिर इसके बाद लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का आरंभ हो गया है बनना, यहाँ पर ही निर्माण होगा ब्रह्मोस का, ठीक है। राम मंदिर परियोजना को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है, किसके द्वारा, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। फिर उत्तर प्रदेश में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन निर्माण केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा, कानपुर के भोगनीपुर में। फिर ये जो टेक्सटाइल हम लोगों ने देखे थे 10 टेक्सटाइल, 3 देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर, वो यूपी का मैप ही गायब हो गया है। तो 3 देखे थे हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कह सकते हैं एनसीआर वाले क्षेत्र में, जो एनसीआर में हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनमें से 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, हापुड़, मेरठ और गाजियाबाद। फिर उसके बाद देखे थे बीच वाले कानपुर, हरदोई, बाराबंकी। और फिर देखे थे ईस्ट वाले कौन कौन से, संत कबीरनगर, गोरखपुर, भदोही, मऊ, है ना। वाराणसी में गंगा डॉल्फिन क्षेत्र देख लिया था। उत्तर प्रदेश की 3 हेरिटेज इमारतें मुख्य रूप से विकसित की जाएंगी, कौन कौन से, लखनऊ की रोशन उद्दौला और छतर मंजिल, और मिर्जापुर का चुनार का किला, जो कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ रखा है। उत्तर प्रदेश में रडार फैक्ट्री बनेगी कहाँ पर, ये बनेगी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के मिजमई गांव में। तो आप लोग जहां से 120 की स्पीड में गुजरो। माँ की रसोई पहल का स्टार्ट हुई थी 10 जनवरी 2025 को, इसकी डेट याद रखिएगा, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। और ये 9 रुपए में पौष्टिक भोजन, आपको भरपेट भोजन दिया जाएगा। तो वहां जाना नहीं है, कहाँ पर, प्रयागराज में ये चालू हुई है, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की तनुष्का जगुआर स्क्वाड्रन में पहली जगुआर फाइट चलाने वाली महिला बन गई है भारत की, तो इनका नाम याद रखिएगा। वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर यहाँ पर क्षेत्रीय प्राधिकरण गठन की योजना बनाई गई है, और इसमें भी 5 जिले और भी हैं वहीं आसपास वाले, ठीक है। ये जिले हम लोगों ने देख लिए थे। टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए एक राइज ऐप लाया गया है, तो ये भी देख लिया था राइज। और यूपी विधानसभा में अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है, कौन कौन सी भाषाएं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, बुंदेली और अंग्रेजी भाषा को अनुवादक किया जाएगा। गोरखपुर पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर बन गया है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। अब देख लेते हैं थोड़ा तथ्यसार, तथ्यसार में भी वन लाइनर के रूप में आपको काफी चीजें अलग मिल जाएंगी, तो इसको देख लेते हैं। वैसे चीजें मोस्टली वही हैं, लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर 6 अप्रैल 2025 को प्रदेश में कहां पर निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है, कहां पर किया गया है, गोरखपुर में, जो योगी जी वाला क्षेत्र है गोरखपुर में, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट, ठीक है। फिर
वह प्रतिष्ठित मीडिया का रणनीतिकार बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम याद रख लीजिएगा आप, निखिल सिंघम। ठीक, निखिल सिंघल जो है उनने। और बजट का आकार हम लोगों ने देख ही लिया था कितना, 8,08,736 करोड़ रुपए। 2023 और 24 में कितना अनुमानित है प्रति व्यक्ति आय, बहुत अच्छे से देख लिया था, 93,514। और 24 और 25 का कितना है, 1,24,000। जीडीपी वृद्धि दर इस बार की देखी जाए 23-24 की कितनी रही है, 11.6%। आपको ये याद रखना है। ये बजट से संबंधित कोर फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। हम लोगों ने इनको देख लिया है, लेकिन आप लोग वन लाइनर में देख लोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। फिर बात करें बजट 2025-26 में कहां पर देश का पहला एआई सिटी हम लोगों ने देखा था, बहुत अच्छे से देखा था डिटेल्स में, लखनऊ में। ठीक, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। किसने किया है, विश्व बैंक ने। 7 जिले जिनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो कौन कौन से थे, हम लोगों ने यूपी का जब मैप देखा था तो देखा था, ये मान लीजिए यूपी का मैप हो गया है ना, तो ये वाला एरिया था, इसकी बात हो रही थी। यहाँ पर धार्मिक सर्किट बनाने के राज्य सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट थे, वो सातों के साथ हमने देख लिए थे। आप देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पर हुआ है, पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ पर आते हैं, आप लोग गए होंगे प्रयागराज, और आप लोग जब गंगा और यमुना जहाँ पर मिलती है वहां पर नाव से अगर यात्रा की होगी तो वहां पर खूब सारे पक्षी आ जाते हैं, आप लोग हाथ से कुछ खिलाते हैं और वो खा जाते हैं, तो प्रयागराज में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, स्टार लगाइए, पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर होटल ताज में आयोजित बनारस लिट फेस्ट, जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसमें किस उपन्यासकार को, उपन्यास है उनका द पेशेंट इन बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड दिया गया है। तो किसको दिया गया है, ये राजकमल झा को। तो कैसे कैसे 3-4 चीजें हो गई हैं। एक तो अवार्ड का नाम, सबसे पहले पूछा जाएगा कि रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड किसको दिया गया है, राजकमल झा को। इनका कौन सा उपन्यास था, द पेशेंट इन बेड नंबर 12। ठीक है, इसके लिए दिया गया। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी अभी हाल ही में, स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंसेस। तो ये भी याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित भारत युवा संसद महोत्सव मनाया गया है अभी। तो युवा की बात हो रही है तो लखनऊ में विधानसभा, लखनऊ विधानसभा जो है वहां पर विकसित भारत युवा संसद महोत्सव बनाया गया है। तो इतना तो याद रख लोगे ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, टेक्निकल फेस्टिवल होता है एक टेक कृति 2025, ये कहां पर हुआ है, तो आईआईटी कानपुर में आयोजन हुआ है ये। दीदी प्रेरणा कैंटीन, ये क्या है, ये एक स्वयं सहायता समूह जो है, एसएचजी ग्रुप हमारा है, उसके सहयोग से राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए खोली गई है। दीदी प्रेरणा कैंटीन कहां पर खोली गई है, ये याद रखना है हम लोगों को, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए कहां पर हैंड प्रिंट लेने का विश्व रिकॉर्ड बना है, तो महाकुंभ प्रयागराज में। ठीक है ना, हैंड प्रिंट, हैंड से जो प्रिंट किया जाता है उसका। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शो जो होता है इलेक्रामा 2025, 25 से 26 फरवरी के बीच में उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। ठीक है, इलेक्रामा के नाम से जहां भी आपको चीजें दिखे वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है हमारी इसलिए इलेक्रामा है ना, तो नोएडा। आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी, तो वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वित्तीय जागरूकता की बात हो रही है तो वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और किसके द्वारा पूछ लिया जाएगा, तो ये आरबीआई के द्वारा लखनऊ में। देखिए कितने क्वेश्चन एक ही जगह से बन सकते हैं, तो इतना कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पढ़ना है इस चीज को कि कहीं भी कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए दावा तो ऐसे किया जाता है ना कि इस बुक से इतने क्वेश्चन आए, लेकिन स्किप कितने हो गए, याद हमें कितने कम रह पाए, वही तो होता है। क्वेश्चन कितने मतलब, अगर देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसी की बात हो रही है कि वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान, इतना ही लिख के वो दे देगा तो वो बोल देगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया है। लेकिन हमने क्या क्या चीजें याद रख पाई, आरबीआई के द्वारा लखनऊ में, थीम क्या है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। तो ये इस टाइप की न्यूज बनेगी और
क्वेश्चन जब ऐसा बनता है तो हमें कम से कम 2 से 3 बार चीजें ऐसी रिवीजन करनी चाहिए। अब हुआ है प्रदेश में काशी तमिल संगमम का 3.0 का आयोजन हुआ है। पहला दूसरा पहले हो चुका था, ये तीसरा हुआ है। तो काशी इसमें लिख के आ गया तो ज्यादा सोचना नहीं है, इस बार बनारस में हुआ है। ठीक है। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहाँ पर हुआ है? पीलीभीत में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो यूपी है, मान लीजिए यही यूपी है ना, बार बार मैप, हर बार मैप बनाओ, हर बार एक नया आकार आता है ना। तो ये आ गया यूपी का मैप, मान लीजिए, ज्यादा नहीं सोचना है। ये हो गया नेपाल। ठीक। तो नेपाल का बॉर्डर जो लगता है ना वो यहाँ से लगता है। ठीक है। नेपाल से सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, 7। 7 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगते हैं। तो ये सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है ना यहीं पर पीलीभीत, इसी से ये हुआ है भारत नेपाल मैत्री महोत्सव, यहीं पर हुआ है पीलीभीत में। ठीक है। तो इसका याद करने का क्या है सिस्टम मैं बताऊं। एक आपको सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा पीलीभीत। ठीक है। तो पीलीभीत हो गया। फिर यहीं पर आपको मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको लखीमपुर खीरी, जो कि हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो लखीमपुर खीरी भी याद रखिएगा। एक हो गया, दो हो गया। उसके बाद तीसरा मिल जाएगा आपको यहाँ पर BS के नाम से। ट्रिक याद किया हुआ मैं तो, BS। ठीक। तो BS से अब आप समझ गए होंगे कि क्या है, इसको सर्च करिएगा कि क्या है। ठीक है। और फिर लास्ट में मिल जाएगा महाराजगंज। महाराजगंज चाहने को तो मैं पूरा बता दूं, लेकिन बता नहीं रहा हूं, क्योंकि सर्च करोगे तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि इस बी का मतलब क्या है और इस बी का मतलब क्या है और इस एस का मतलब क्या है और इस एस का मतलब क्या है ना। तो ये 7 आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं नेपाल से लगे हुए। तो सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए, तो ये हमें इतना याद रखना है अभी के लिए कि भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है पीलीभीत में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पर हुई है? सीतापुर में। ठीक। डिजिटल क्लिनिक, डॉक्टर क्लिनिक, ये हुआ है सीतापुर में। फिर AI पर चुनौतियां और अवसर आते हैं ना, तो इसके लिए इंजीनियरिंग तथा प्रबंधन अनुप्रयोग पर 8वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो AI की बात हो रही है। AI सिटी कहाँ पर हुई है? लखनऊ में। तो AI सिटी से ही इसको भी याद रख लीजिएगा, लखनऊ में, है ना। फिर कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसको दिया गया है? तो ये याद रखना है, ये पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे यूपी का ही है ये। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है कथाकार है उदय प्रकाश सिंह को। ठीक है, उदय प्रकाश को। और यहाँ पर एक और न्यूज दे रखी है कि वाराणसी नगर निगम में वह गांव जहां राज्य सरकार ने 300 बीघा जमीन पर वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है, डोमरी गांव में। ठीक है। ये वन लाइनर आप सारे के सारे याद कर लीजिएगा, चाहे 3 से 4 बार या 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से अगर मान लीजिए यूपी का यार पूछ रहा है 6 महीने के ये करंट अफेयर्स उनने अच्छे पॉइंट्स निकाल के दे दिए, तो कहाँ से पूछेगा? यहीं से तो पूछेगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। फिर है कि टीकाकरण कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो हम लोगों ने ये देख लिया था, राइज ऐप। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, है ना। फिर है कहां पर हैदराबाद के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास हुआ है? कहां पर हुआ है? नोएडा में। माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही होगा ये तो, है ना। तो नोएडा में होगा। और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 25 को कैबिनेट की एक बैठक हुई थी। तो गेहूं का उसमें जो MSP है वो कितना हो गया है अब? तो MSP हो गया है 24-25। ठीक है, 24-25 याद रखिएगा। 2425 रुपए प्रति कुंटल है, लेकिन आप 24-25 याद रख लीजिएगा। जौन सा सन अभी चला है ना, 24-25 का बजट आया ना, तो 24-25 आप MSP याद रख लीजिएगा गेहूं की, है ना। फिर स्वतंत्रता सेनानी है चित्तू पांडे, इनकी स्मृति में स्मारक बनाने की घोषणा किस में डिस्ट्रिक्ट में की गई है? तो बलिया में की गई है, बलिया के ही थे ये। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कहां पर चलाया गया है? स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया है अभी हाल ही में गोरखपुर में, है ना। मोस्टली काम इस बार खूब सारे हो रहे हैं गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है अभी हाल ही में? तो सोलर सिटी घोषित करेगी जितने भी नगर निगम है उन सारे के सारों को। 17 नगर निगम है और 17 नगर निगम को लास्ट लास्ट जो नगर निगम है क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे। प्रदेश ने
किस इमारत को होटल के रूप में विकसित किया है? हेरिटेज भवन को। फिर बात कर लेते हैं महर्षि दधीची कुंड की राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की बात हुई है, ये हम लोगों ने वैसे ही देख लिया था, डिटेल्स में देखा था अच्छे से, नैमिषारण्य के बगल में सीतापुर में, है ना। भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 निकलेगी ना कार्बन डाइऑक्साइड पावर प्लांट से, उसको मेथेनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त करने वाला पहला पावर प्लांट बना है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये ऐसा करने वाला पहला प्लांट बना है। कौन सा? NTPC विंध्याचल, मिर्जापुर में जो बना हुआ है ना, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि गंगा एक्सप्रेस वे को जोड़ेगा कहाँ तक? मिर्जापुर तक, नहीं सोनभद्र तक, तो वहीं पर है ये विंध्याचल एक्सप्रेस, है ना। उत्तर प्रदेश का वो शहर कौन सा है जो दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत करेगा? तो दिव्यांगों के स्कूल की बात हो रही है, तो कोई अच्छी सिटी होगी, ग्रेटर नोएडा। ठीक, ग्रेटर नोएडा याद रख लीजिएगा। फिर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कौन सा ऐसा प्राणी उद्यान है उत्तर प्रदेश का कि वहां पर हाथी के बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, गोरखपुर। इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा इसको। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में टाइगर सफारी की तर्ज पर कहां पर डॉल्फिन सफारी की बात की है? डॉल्फिन सफारी को शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छे से डिटेल्स में देख लिया था, जो हमारा जल राजमार्ग है पहला, उस पर बनाया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ फिर आ गया उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, जब उत्तराखंड देने जाएंगे तो उत्तराखंड पढ़ लेंगे, है ना। यूपी का सारा बजट, योजनाएं और किस शहर में कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज बनी थी 6 महीने की, सारी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और हाईलाइट वही कीजिएगा जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि ये मैंने 1 से 2 बार ये PDF पढ़ रखी है, तो आप लोग भी ज्यादा नहीं भटकिएगा, यही सब हाईलाइट कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा तो फिर वो यहीं से बन जाएगा, है ना। चलिए, तो अब इस क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों, यहीं पर रोक देते हैं। धन्यवाद।